हेलो एवरीवन, स्टडी फॉर यू में आपका स्वागत है। हमारा बीपीएससी का प्रीवियस क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है, जिसमें कि हमने 200 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है, जो कि 2 वीडियो में है। तो आधुनिक भारत का ये हमारा तीसरा वीडियो है, जो कि बीपीएससी प्रीवियस क्वेश्चन का ये सीरीज चल रहा है। तो हमने 2 वीडियो जो अपलोड किया वो आप जाके देखिएगा। पहला वीडियो तो आपने अच्छे से देखा है, लेकिन दूसरा वीडियो में आपने अच्छे से नहीं देखा। बहुत लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा दोबारा, जो दूसरा वीडियो हमारा है। तो आप उसे जाके पहले देखिए, उसमें लिखा हुआ है पार्ट 2 करके। तो आप वो वीडियो जाके पहले देखिए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। 200 क्वेश्चन तो हमारा कंप्लीट हो गया है, और आज हम 201 से स्टार्ट करेंगे। इसमें शायद 300 क्वेश्चन है बीपीएससी का प्रीवियस क्वेश्चन, जिसमें कि 1992 से लेके 2019 तक का क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए, और शेयर लाइक भी ज़रूर कीजिए। तो आइए हम बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा है, किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के लिए एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? तो ये महात्मा गांधी जी ने देखा। उन्होंने कहा कि हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के ऐसे अवसर दोबारा हमें देखने को नहीं मिलेंगे। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, महात्मा गांधी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया, वह किस शहर में हुआ था? तो 1920 की जो खिलाफत कमेटी की सभा थी, जिसने गांधी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व करने का संभालने का अनुरोध किया, वो थे इलाहाबाद के। तो ऑप्शन हमारा इलाहाबाद की जो खिलाफत कमेटी थी, उन्होंने गांधी जी को कहा था कि आप असहयोग आंदोलन का नेतृत्व संभालिए। तो ऑप्शन में हमारा सी हो जाएगा, इलाहाबाद, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया। फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए एक प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की। जो शराब पीते थे उस प्रदेश का नाम बताइए। तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब पीने के लिए मना किया था, लेकिन इससे क्या हुआ, सरकार को घाटा लग रहा था। सरकार ने क्या किया, पुनः मतलब कि प्रेरित किया कि शराब पिए एक प्रदेश ने। तो उस प्रदेश का नाम है बिहार। ऑप्शन नंबर हमारा बिहार हो जाएगा, राइट आंसर बी। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? महात्मा गांधी ने क्यों किया, आइए हम देखते हैं ऑप्शन कैसे। खलीफा ने क्रांतिकारियों को शरण दे दी थी? नहीं, ऐसा कोई रीजन नहीं था कि खलीफा ने क्रांतिकारियों को शरण दी थी। दूसरा ऑप्शन हमारा है, गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग करना चाहा था। तो ये हमारा सही हो जाना चाहिए। और देख लेते हैं ऑप्शन। खलीफा ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन किया? ऐसा कुछ नहीं है। खलीफा गांधी जी के अच्छे मित्र थे? ये भी नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राइट आंसर। गांधी जी ने अंग्रेज के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहा था। तो बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था 1 अगस्त 1920 में। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राइट आंसर। और असहयोग आंदोलन गांधी जी ने वापस ले लिया था जब चौरी चौरा कांड हुआ था यूपी के गोरखपुर में। तो उन्होंने मतलब कि चौरी चौरा में पुलिस एक स्टेशन को आग लगा दिया था, जिसमें कि हिंसा हो गया था। तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था 1922 में। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो हमें ऑप्शन नंबर सी याद रखना है कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1920 में शुरू हुआ था 1 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यानंद ने 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? जो राहुल सांकृत्यानंद है, यह छपरा से क्या थे, सक्रिय थे। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, राइट आंसर। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को हम अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? तो हमने आपको बताया कि असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं गांधी जी चौरा चौरी कांड में। तो उन्होंने उस समय बताया था कि
या जो असहयोग आंदोलन है हिमालय जैसी भूल बताई। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। आपको डिस्टर्ब हो रहा होगा, बैकग्राउंड से आवाज़ आ रही है डॉग की, तो क्या करो, आवाज़ कम ही नहीं, बंद ही नहीं कर रहा है ये लोग। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 ही दिन बचे थे। तो असहयोग आंदोलन के दौरान पटना कॉलेज छोड़ दिए थे जयप्रकाश नारायण जी। उनके परीक्षा का केवल 20 दिन ही बचे हुए थे, लेकिन तभी उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान कॉलेज छोड़ दिया था। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 1921 के मोपला आंदोलन की जो शाखा थी तो वो कौन सी थी। तो खिलाफत आंदोलन क्या थी, शाखा थी मोपला आंदोलन की। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। 1920-22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यता में से यह एक थी कि उनकी जीत होगी, क्योंकि गांधी धर्म के प्रतीक थे, एक निपुण राजनीतिक थी, अंग्रेज को हराने का तरीका पता था। तो हमारा ऑप्शन नंबर इसमें सी होना चाहिए, अंग्रेज को उन्हें हराने का पता था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। वो जानते थे कि अंग्रेज को कैसे हराना है, तो अनशन वो करते थे, क्योंकि उन्होंने साउथ अफ्रीका में उन्होंने अंग्रेज को परख लिया था कि इसे कैसे हटाया जा सकता है, मतलब कि इन्हें कैसे हराया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है शराबबंदी आंदोलन 1922 के किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ। तो शराबबंदी आंदोलन था 1922 में, इसका नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था। तो 1921 का जो मोपला विद्रोह हुआ यह केरल में हुआ था। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। तो हमने पीछे भी बताया है कि आपको चौरी चौरा कांड के कारण इन्होंने असहयोग आंदोलन 1922 में वापस ले लिया। यह 2 साल लगभग चला, 1920 में स्टार्ट हुआ था और 1922 में वापस ले लिए थे गांधी जी। असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम इंगित करें। चौरी चौरा में पुलिस गोलीकांड हुआ, हाँ ये तो हुआ था। उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाना को जलाया गया, ये भी हमारा हो जाएगा। और क्या है, गांधी जी द्वारा आंदोलन का स्थगन कर दिया गया, हाँ चौरी चौरा के आंदोलन के दौरान ही, कांड के दौरान ही गांधी जी ने आंदोलन को रोक दिया था और गांधी जी की गिरफ्तारी फिर हो गई थी। हाँ तो हमारा सभी इसमें ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। चारों तो है, लेकिन पहले क्या हुआ था, तो पहले हमने देखा, पहले पुलिस थाने में गोली कांड होता है, फिर थाने को जला दिया जाता है, उसके बाद गांधी जी उसे रोक देते हैं, फिर गिरफ्तारी हो जाता है। लाइन वाइज ही होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर इसमें। लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्याग पत्र दिया था। तो लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में बिहार उड़ीसा के गवर्नर पद पे त्याग दिया था। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 1923 से 1928 के काल में भारतीय राजनैतिक में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का कारण क्या था। तो गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन करना। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। जो 1923 से 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति थी, तो इनका कारण गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन स्थगन करना। गांधी जी ने जब असहयोग आंदोलन वापस लिया तो सभी नेता उनसे नाराज हो गए थे कि आपने असहयोग आंदोलन इतना अच्छा से चल रहा था तो आपने वापस क्यों लिया, क्योंकि लोगों ने बहुत से सरकारी चीज़ों का त्याग कर दिया था। स्वराज दल की स्थापना असफलता के बाद हुई। तो स्वराज दल की जो स्थापना है असफलता, किसके सफलता के बाद हुई। तो असहयोग आंदोलन के बाद। असहयोग आंदोलन के बाद चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू 1923 में स्वराज दल की स्थापना करते हैं। तो असहयोग आंदोलन फेल होने के बाद। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। स्वराज दल की स्थापना किसने की, तो हमने पीछे बताया चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू 1923 में स्वराज दल की स्थापना करते हैं असहयोग आंदोलन के
मतलब कि विफलता के बाद। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे। स्वराज पार्टी का गठन डैश के सफलता के कारण हुई, तो असहयोग आंदोलन के कारण, असहयोग आंदोलन को असफलता के कारण स्वराज पार्टी की स्थापना हुई या गठन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास। तो ऑप्शन में चित्तरंजन दास हो जाएगा राइट आंसर। ये भी ध्यान दीजिएगा 1922 में गया में इंडियन नेशनल कांग्रेस की अधिवेशन होता है और इसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास जी करते हैं। क्योंकि बीपीएससी का क्वेश्चन है तो ये पूछा जा सकता है कि गया में इंडियन नेशनल कांग्रेस की अधिवेशन कब हुई थी और उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो 1922 में हुई थी और चित्तरंजन दास जी ने किया था। अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैन वर्डन कहा जाता है। यह किसने कहा था? तो ये सच्चिदानंद सिन्हा के थे। सच्चिदानंद सिन्हा है जो कि हमारे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बनते हैं, जो कि 9 दिसंबर 1946 को इन्हें बनाया जाता है अस्थायी अध्यक्ष और इसके बाद राजेंद्र प्रसाद बनते हैं अस्थायी अध्यक्ष। तो हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। जो सच्चिदानंद सिन्हा ने कहा था कि इसे व्हाइट मैन्स वर्डन कहा था, तो ऑप्शन में हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। ध्यान दीजिएगा। साइमन कमीशन पहली बार भारत आया, तो साइमन कमीशन जो हुआ था हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड उसके समीक्षा के लिए करने के लिए आया था। तो 10 साल के बाद आना था, लेकिन वो 1 साल पहले ही भारत आ गए थे। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं 1919 था तो 10 साल के बाद आना था उन्हें, तो 1 साल पहले आ जाते हैं, मतलब कि 1928 में आ जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा साइमन कमीशन भारत पहली बार 1928 में आते हैं। ये देखिए लिखा हुआ है वर्ष 1919 के एक्ट में 10 वर्ष की इसकी समीक्षा हेतु एक संवैधानिक आयोग का गठन का प्रावधान था। आयोग को यह देखना था कि यह अधिनियम व्यवहार में कहाँ तक सफल रहा, लेकिन ये 1 साल पहले ही आ जाता है और वहाँ से इसका समीक्षा 2 वर्ष पूर्व ही साइमन कमीशन की नियुक्ति कर दी जाती है, लेकिन वो आते हैं 1 साल पहले पहुँचते हैं भारत। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। नेहरू रिपोर्ट डैश की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय था नेहरू रिपोर्ट, जो कि मोतीलाल नेहरू जी तैयार किए थे। तो नेहरू आपको पता ही होगा 1928 में मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट लाया था, जिसमें उन्होंने भारत में संवैधानिक व्यवस्थाओं का वर्णन के बारे में विषय था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया था। तो पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव आया था लाहौर अधिवेशन में, ये 1929 में आया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा और ये लाए थे जवाहरलाल नेहरू जी। उन्नीस के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पटाखा किसने उठाया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अभी हमने पीछे आपको बताया भी। समाजवाद का समर्थन कौन था? और 1933 में ब्रिटिश शासन देशी राज्यों, जमींदारों और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था। तो ये थे जवाहरलाल नेहरू ही थे। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग उठाया था? तो 1921 में जो पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग उठाए थे वो मौलाना हजरत मोहानी थे। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा इसमें राइट आंसर। दांडी यात्रा की गई, तो दांडी यात्रा की शुरुआत होती है 1931 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। सॉरी डी हो जाएगा 1930 में। 1930 में दांडी यात्रा होता है साबरमती आश्रम से। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। साबरमती यात्रा आश्रम का है अहमदाबाद में। आपसे ये भी पूछा जाता है कि दांडी यात्रा कहाँ से शुरू हुई थी, तो साबरमती या फिर अहमदाबाद रहेगा। तो उन दोनों में से आप कोई और एक ऑप्शन लगा सकते हैं। और ये 12 मार्च से 6 अप्रैल तक हुई थी। उन्नीस 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? तो साबरमती आश्रम से इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किया था। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ किस कर के विरोध द्वारा सरकार का विरोध किया था?
तो नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ चौकीदारी के विरोध भी सरकार का विरोध किया था। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा चौकीदारी, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया था? तो ये किए थे हमारे अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अब्दुल गफ्फार खान ने 1929 में खुदाई खिदमतगार का संगठित किया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बेगूसराय के चौकीदार के विरुद्ध आंदोलन एक हिंसा था, तो यह सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जो बेगूसराय के जो चौकीदार थे उनके विरुद्ध आंदोलन हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक हिस्सा था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया था रचनात्मक कार्यक्रम को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? तो इसमें हमारा हो जाएगा मौलाना अब्दुल अली। जो मौलाना अब्दुल अली है वो भारतीय नेता थे जो कि लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिए थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे जो कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं, और गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं 1931 में। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ई से देखिए, ई से आई से ई, तो आई एक की तरह लग रहा था, आप ऐसे इरविन 31 याद रख सकते हैं। तो 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तो 1930 में पहला होता है गोलमेज सम्मेलन, 1931 में दूसरा होता है, और 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन होता है। तो आप याद रखिएगा। तो इसमें 1932 पूछा है, तीसरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? तो किसी में भाग नहीं लिया था। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने किसी में भाग नहीं लिया था, गांधी जी लिए थे जो कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? तो यह सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व था, इसलिए यह असफल रहा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जिसमें गांधी जी उपस्थित थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहाँ से भारत लौटे थे? तो लंदन से, वही द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से इन्होंने भारत खाली हाथ लौटे थे। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो तेज बहादुर सप्रू। जो तेज बहादुर सप्रू है उन्होंने गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तेज बहादुर सप्रू राइट आंसर। 5 मार्च 1931 को निम्न में से कौन समझौता हुआ? तो 5 मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौता होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। आज तो थोड़ी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो 333 क्वेश्चन है, तो लेकिन हम उसमें 270 के आसपास आज करेंगे। बाकी क्वेश्चन जो बचेगा हमारा 60 क्वेश्चन 65 क्वेश्चन वो हम कल वीडियो में देखेंगे। तो हम आज 2 पार्ट में ये वीडियो करेंगे क्योंकि आज मेरी थोड़ी तबीयत सही नहीं है, इसलिए मैंने आज सुबह भी कोई वीडियो नहीं डाला था। अगस्त 1932 के रामजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया, तो यह अछूतों के लिए बनाया गया था। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। अछूतों के लिए एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया था अगस्त 1932 में रामजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। सांप्रदायिक अबोर्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्गों के लिए कितनी सीटें दी गई थी? तो दलित वर्गों के लिए क्रमशः 71 व 147 सीट। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर, ध्यान दीजिएगा।
ये देख लीजिए आप एक बार डिफिनेशन। सांप्रदायिक अवार्ड में प्रांतीय विधानमंडलों में दलितों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या 71 थी, जिसे पूना पैक्ट में बढ़ाकर 147 कर दिया था। पूना पैक्ट गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में होता है। जो हमारा दूसरा गोलमेज सम्मेलन था, आइए हम इस बारे में थोड़ा बता दूं। जो हमारा दूसरा गोलमेज सम्मेलन था तो उसमें क्या था, सांप्रदायिक जो दलित थे उनको लंदन में द्वितीय सम्मेलन में 71 सीट आरक्षित करने के लिए दिया था। तो गांधी जी ने फिर पूना पैक्ट लाया, जिसमें कि उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से कहा कि आप अलग संप्रदाय के मत लाइए, हम दलितों को अलग देंगे, मतलब कि छूट देंगे, जिसको उसकी सीट हम उसको बढ़ा देंगे, 147 सीट कर देंगे। तो पूना पैक्ट किसके बीच हुआ ये भी ध्यान दीजिएगा। ये पूना पैक्ट जेल में होता है, गांधी जी जेल में रहते हैं, तो उस समय गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में होता है। देखिए वही क्वेश्चन आ गया हमारा। पूना समझौते का उद्देश्य क्या था, तो दलित वर्गों को प्रतिनिधित्व देना। तो प्रतिनिधित्व देते हैं महात्मा गांधी जी 147 सीट का, और लंदन में उसको अलग करने के लिए अलग ही संप्रदाय के देते हैं, मतलब कि आपको अलग छूट मिलेगा, आप अलग चुनाव कर सकते हैं, हर कुछ अलग पृथक निर्वाचन देते थे। लेकिन महात्मा गांधी जी ने प्रतिनिधित्व देने के लिए अलग वर्ग दिया। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी की जगह राइट आंसर। ये देखिए 24 सितंबर 1932 को पूना में गांधी जी द्वारा भीमराव अंबेडकर के बीच एक समझौता हुआ, जिसके अनुसार विभिन्न प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्गों के लिए 147 सीटें आरक्षित की गई, जबकि सांप्रदायिक अधिनिर्णय में केवल 71 सीटें ही थी की व्यवस्था की गई थी, तथा केंद्रीय विधानमंडल में 18% सीटें दलित वर्गों के लिए आरक्षित की गई है। अपने किस कार्यकारिणी कमेटी में कॉन्फ्रेंस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी, तो कार्यकारिणी कमेटी 1937 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। कार्यकारिणी समिति 1937 में जो कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी। फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दिया था, तो फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने राजनीतिक बंदियों को छोड़ने का इस्तीफा दे दिया था, छोड़ना। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। तो ये कारण था कि फरवरी 1938 में बिहार के जो चुनी हुई सरकार थे राजनीतिक बंदियों को छोड़ने बोल रहे थे, उन्होंने नहीं छोड़ा, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया था अपना। बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था, तो बिहार किसान सभा से आइए देखते हैं कौन जुड़े थे। तो इसमें स्वामी सहजानंद जुड़े थे, तो इसमें हमारा स्वामी सहजानंद तो ऑप्शन था ही, लेकिन देख लेते और भी लोग होंगे। बिहार में किसान आंदोलन की शुरुआत स्वामी सहजानंद सरस्वती ने नेतृत्व किया। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 1929 में बिहार किसान सभा की स्थापना की। इस सभा का विस्तार बिहार के गाँव में रहने उन्हें कार्यानंद शर्मा, राहुल सांकृत्यानंद कहाँ के से थे, तो असहयोग आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, तो ये छपरस कर रहे थे। पंचानंद शर्मा और यदुनंदन शर्मा आदि वामपंथी नेताओं का सहयोग मिला। तो इसमें ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा 1 से अधिक। तो ये हो जाएगा 1 से अधिक हमारा राइट आंसर। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कब हुई, तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की बैठक पहली पटना में होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, वो भी 1934 में होता है। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था, तो अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन 1936 में किया गया था। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। आपको ये सीरीज कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और आपने सेकेंड पार्ट को अच्छे से नहीं देखा तो आप उसे जाके देखिए। आपको शायद लग रहा होगा उसमें मैंने पार्ट 1 ही दोबारा अपलोड कर दिया, लेकिन नहीं, वो पार्ट 2 है। उसमें हमने 100 क्वेश्चन डिस्कस किए। पहले वीडियो में 100 क्वेश्चन डिस्कस किया गया है, और दूसरे क्वेश्चन में 101 से लेकर 200 क्वेश्चन किए गए, और आज हमारा तीसरा है 201 से लेकर 270 तक आज करेंगे। बाकी जो बचा हुआ है वो कल हम देखेंगे। 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन अध्यक्ष किससे चुना गया था। 1936 में लखनऊ में हुआ था अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किससे चुना गया था, तो स्वामी सहजानंद। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा स्वामी सहजानंद राइट आंसर। स्वामी सहजानंद से क्वेश्चन पूछे भारतीय किसान सभा से, तो स्वामी सहजानंद आप आंख बंद करके ऑप्शन मार सकते हैं। वह कौन जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था, तो लखनऊ अधिवेशन होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा राइट आंसर। पीछे हमने देखा कि लखनऊ अधिवेशन होता है
1936 में। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जल मार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया था। तो उनकी मृत्यु से ठीक पहले इन्होंने किया था। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। स्वामी सहजानंद अपनी मृत्यु के ठीक पहले भूमि और जल मार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन करते हैं। भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। और इन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता है, लाला लाजपत राय को। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय कब था? तो यह था 1926 से 1939 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। 1926 से 1939 में ट्रेड यूनियन का दौर चल रहा था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई वर्ष कब? वर्ष 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो कांग्रेस समाजवादी से जयप्रकाश नारायण वो कांग्रेस समाजवादी पार्टी से संबंधित थे। आइए देख रहे कुछ। कांग्रेस समाजवादी जो पार्टी है इसकी स्थापना अक्टूबर 1934 में होती है, स्थान पटना में। इसके संस्थापक है आचार्य नरेंद्र देव एवं जयप्रकाश नारायण। इनके अन्य सदस्य थे अशोक मेहता, अच्युत पटवर्धन, मीनू मशाली, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, पुरुषोत्तम विक्रमदास, यूसुफ मोहरले, गंगाशरण सिंह तथा कमला देवी चट्टोपाध्याय आदि। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? तो हमने पीछे देखा कांग्रेस समाज पार्टी बोलिए या कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। दोनों का मतलब एक ही है, बस क्वेश्चन को घुमा के बताया गया है। ये भी क्वेश्चन देखिए वही सेम है, लेकिन इसको घुमा फिरा के पूछा गया है। तो देखिए 2-3-4 बार कुछ क्वेश्चन वही को उसी को घुमा फिरा के पूछता है, तो आप ध्यान से इसे पढ़िए। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण थे। ऑप्शन नंबर ए है राइट आंसर। जयप्रकाश नारायण बिहार से संबंधित है, इसलिए इनका क्वेश्चन बार बार पूछता है। और एक वीर कुंवर सिंह का 1857 की क्रांति से। तो जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते हैं? तो जयप्रकाश नारायण लोकनायक के नाम से पहचाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? देखिए वही क्वेश्चन को घुमा के बस वही क्वेश्चन उलट के पूछ दिया है। तो लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। जयप्रकाश नारायण दिवस कब मनाया जाता है? तो जयप्रकाश दिवस अप्रैल 1946 में मनाया गया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। 12 अप्रैल 1946 को लाहौर के किले में रिहा होने के बाद जयप्रकाश दिवस मनाया गया था। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। तो सुभाष चंद्र बोस निर्वाचित होते हैं, और इसी में जो पट्टामी सीतारमण को महात्मा गांधी द्वारा चुना जाता है, लेकिन चुनाव में जीत जाते हैं सुभाष चंद्र बोस जी। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की थी? तो इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ध्यान बी रखिएगा ध्यान, कर्जन से कैडेट याद रखिएगा। तो इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की थी? तो लॉर्ड कर्जन ने। 1927 की बाटलर कमेटी का उद्देश्य था। तो 1927 का जो बाटलर कमेटी है उसका उद्देश्य था कि भारत सरकार द्वारा देशी राज्यों के मध्य संवादों का सुधारना। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ? तो ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस का गठन 1927 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल जी। तो विंस्टन चर्चिल जी थे, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। लेकिन फिर ये द्वितीय विश्व युद्ध होने के कारण ये दो इलेक्शन हार जाते हैं, और फिर क्लाइमेट एटली बनते हैं प्रधानमंत्री। और इन्होंने बोला कि भारत को छोड़ देने के लिए, भारत को आज़ाद करने के लिए बोल रहे थे क्लाइमेट एटली के समय। तो इन्हीं के समय में हमें आज़ादी मिली थी।
क्लाइमेट इटली के समय में। लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तब विंस्टन चर्चिल जी थे। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। और जो क्लाइमेट इटली थे वो लेबर पार्टी के, तो फिर ये दोबारा जीत गए थे। और द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब हुआ, तो आप ध्यान रखिएगा 40 से 45, 1940 और 45 के बीच द्वितीय विश्व युद्ध होता है। 1939 से लेकर 45 तक 6 वर्षों का लगभग। और पहला विश्व युद्ध होता है 4 सालों के लिए, 1914 से लेकर 1918 में। नाउ और नेवर पैम्फलेट किसने लिखा है, तो नाउ और नेवर पैम्फलेट लिखते हैं रहमत अली। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। आइए आपको इसका डेफिनेशन थोड़ा दिखाती हूँ। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का एक छात्र चौधरी रहमत अली ने, जो ये चौधरी रहमत अली हैं, ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक छात्र होते हैं, 1933 में लिखे हैं पर्चे में, जिसका शीर्षक है अभी नहीं तो कभी नहीं। नाउ और नेवर में एक नई अस्पृश्यता के बारे में एक अलग राष्ट्रीय दर्जे की मांग की थी, जिसे उसने पाकिस्तान नाम दिया था। पाकिस्तान की रचना निम्नलिखित प्रांतों के पहले अक्षर से हुआ, जैसे कि पी से पंजाब, ए से अफगानिस्तान, के से कश्मीर, एस से सिंध, तान से बलूचिस्तान, मतलब पाकिस्तान। इस नाम से रहमत अली ने किया था नाउ एवर नेवर का। पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो मोहम्मद अली जिन्ना। आपको पता है मोहम्मद अली जिन्ना है, जो कि पाकिस्तान के अलग होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और इस आंदोलन का नेतृत्व इन्होंने किया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। तो हमने 270 क्वेश्चन देख लिए हैं, और इसमें आपको टोटल दिखाती क्वेश्चन कितना है। देखिए 335 क्वेश्चन हमारा टोटल है, 270 क्वेश्चन हमने देख लिया। आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए आज हम वीडियो यहीं तक रखते हैं। एक वीडियो आपका लास्ट कल अपलोड हो जाएगा, तो फिर हमारा प्रीवियस का बीपीएससी का जो प्रीवियस क्वेश्चन है आधुनिक भारत का सब कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप कमेंट करके बताइएगा कि प्रीवियस में हम कौन सा विषय आपको पढ़ाएं, भूगोल या फिर राजनैतिक शास्त्र, मतलब कि पॉलिटी पढ़ाई या ज्योग्राफी। तो आप कमेंट करके बताइएगा। तो हमने 270 क्वेश्चन आज कंप्लीट कर लिए हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। और वीडियो को आप प्लीज़ शेयर कीजिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा। आप वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि मैं अपने लिए नहीं कह रही हूँ, आप ही के लिए कह रही हूँ। अगर आपने पढ़ा हुआ है फिर भी देखिए, ताकि आपको एक एक क्वेश्चन छूटे ना। कौन सा क्वेश्चन पूछ दे रहे हो आप नहीं बता सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।